बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो है जनाब पीसीबी की जानिब से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की टीमों के हवाले से जो न्यूज़ सामने आ रही हैं, उसने बिलखुसूस कराची की क्रिकेट में एक भूचाल पैदा किया हुआ है कि कराची की दो टीमें, जो एक बड़ा जबरदस्त कराची का एक दरख्शां सुनहरा माजी रहा है, 21 साल तक पाकिस्तान है कि जो प्रीमियर क्रिकेट है, प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसको जीतने का कराची ने एजाज हासिल किया। लेकिन इस साल जो पीसीबी ने जो 6 टीमों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें कराची की टीम नहीं है। और अब ग्रेड 2 क्रिकेट यानी हनीफ मोहम्मद क्रिकेट टूर्नामेंट जो है, उसमें अगर कराची की टीम क्वालिफाई करती है, फाइनल तक पहुंचने में कामयाब होती है, तो उसके बाद जो है वो कराची की टीम जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने की अहल होगी। एक अलार्मिंग साइन है जनाब ये कराची की क्रिकेट के हवाले से, कराची की क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के हवाले से, बतौर स्टेक होल्डर हमारे लिए भी एक अलार्मिंग साइन है कि कराची में क्या टैलेंट खत्म हो गया है, कराची में क्या ऑर्गेनाइजर खत्म हो गए हैं, क्या कराची में जो है वो अच्छे भाई जैसे ईसा जाफर जैसे लोग खत्म हो गए हैं जिनकी आई होती थी और कराची को एक क्रिकेटर मिलता था, सादत अली भाईजान जैसे लोग यहाँ कराची में खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से कराची में क्रिकेटर्स सामने नहीं आ रहे हैं। आखिर कराची क्रिकेट में हो क्या रहा है जिसकी वजह से कराची के जो प्लेयर्स हैं वो प्रीमियर टूर्नामेंट खेलने से महरूम रह जाएंगे अगर वो ग्रेड 2 क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। आज इस मुद्दे पे बात करेंगे और आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो गुज़िश्ता 27 बरसों से कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, कराची रीजन क्रिकेट एसोसिएशन से वाबस्ता है, ग्रासरूट क्रिकेट के हवाले से काम कर रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर्स जो इन्होंने अवाइल उम्री से अपने उनका टैलेंट को इन्होंने देखा, उनके टैलेंट को इन्होंने नर्चर किया, जो बाद में पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम भी बने। जमील अहमद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जमील भाई को शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जमील अहमद साहब सदर हैं जनाब कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 2 के, जो बड़ा एक फाल जोन है और बड़े क्रिकेटर्स इस जोन से सामने आए हैं और इनसे हम जानेंगे कि कराची क्रिकेट में इन दिनों हो क्या रहा है। जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ एक ऐसी जनाब कदावर शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में असातिज़ा की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है और जिस तरह मैं बार बार अपने शोज में कहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने उनको देखकर जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का रास्ता चुना, एक उस्ताद एक अतालीक की हैसियत रखते हैं और हम इंतहाई ब्लेस्ड फील करते हैं कि जब इन जैसी कदावर शख्सियत हमारे शो को अपनी जो मौजूदगी से जीनत बख्शते हैं और अपने जो ख्यालात हैं उनसे हमें मुस्तफीज करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल मोहतरम उस्तादों में से एक अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शायद भट्टी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इससे पहले कि भट्टी साहब ने क्या हमें ज्वाइन कर लिया है? अस्सलाम वालेकुम सर। आपको जी सर, मुझे अब आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम और जमील भाई को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब। भट्टी साहब, इससे पहले आपसे और जमील अहमद साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है कि कराची की टीम क्या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेगी, नहीं खेलेगी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा। जी स्पोर्ट्स को ये अब शर्फ हासिल हुआ हमारे इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट असगर अजीम साहब के जरिए कि असगर अजीम साहब की मुलाकात हुई जनाब मोहसिन नकवी साहब से और उनसे उन्होंने सवाल किया इन तमाम तर मौज़ूआत के हवाले से। ये एक्सक्लूसिवली जो इंटरव्यू दिया मोहसिन नकवी साहब ने असगर अजीम को, क्या कहा जरा सुनते हैं। के लिए जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर हुई थी 21 दफा की चैंपियन है, नया डोमेस्टिक सिस्टम बना दिया, 6 कोई डोमेस्टिक सिस्टम नया नहीं बना, वही है। तो क्या कर रहे हैं कराची के लिए, क्या कर रहे हैं 21 बार की चैंपियन? यार मेरी बात सुनो, इंशाल्लाह ताला कराची टीम होगी, बेफिक्र हो जाओ। कराची के लिए जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर हुई थी 21 दफा की चैंपियन है। जी जनाब, मोहसिन नकवी साहब ने तो कह दिया इंशाल्लाह कराची की टीम होएगी। अब कराची की टीम होएगी या नहीं होएगी ये तो पता चलेगा जनाब जो हनीफ मोहम्मद ग्रेड 2 टूर्नामेंट है उसके देखने के बाद, उसके नताइज के बाद। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तब्दील नहीं हुआ, लेकिन चैंपियंस कप तो अब इस दफा जो है कैजुअल का हिस्सा नहीं है। देखें अली, हमने अपने इस जर्नलिज्म के कैरियर के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत सारी नई नई शक्लें देखी, तो मेरे ख्याल में आज भी एक बिल्कुल डिफरेंट हमें शक्ल नजर आई है इस डोमेस्टिक क्रिकेट की
क्योंकि पिछले साल तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 18 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी और इस साल उन्होंने 6 टीमों को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए कहा है। जो टॉप की 6 टीमें थी लास्ट ईयर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की, बाकी जो 10 टीमें हैं उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड खेलना है हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी। और इसके अलावा जो नेशनल वनडे टूर्नामेंट है, नेशनल T20 टूर्नामेंट है और दीगर जो टूर्नामेंट्स हैं उनकी भी शक्लें काफी हमें डिफरेंट नजर आ रही हैं। तो लिहाजा मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया है, ये कहना तो मुनासिब नहीं है कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। हाँ, कराची की टीम तो बिल्कुल, कराची की टीम अगर वाकई कराचीइट्स को या कराची के जो स्टेक होल्डर हैं उनको सिलेक्शन का मौका दें तो कराची की टीम अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं अगर माजी में चला जाऊं, जब प्रोफेसर सिराज इस्लाम बुखारी थे, एजाज फारूकी साहब थे और बहुत सारे बड़े नाम, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, अभी तक तो कराची रीजन की तरफ से एटलीस्ट इस पर बयान तो आना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में अब तो दिन को खत्म होने में 1 घंटे से भी कम टाइम रह गया है। लेकिन सर सुना यह है कि इजलास हुआ है, उसमें काफी गर्मा गर्मी हुई है और बड़ा एहतजाज किया नदीम उमर साहब ने। मैं तो आज जो एक इंटरव्यू सुन रहा था याहिया हुसैनी से, जब बात कर रहे थे खुर्रम नियाजी साहब, तो उन्होंने तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी शक्ल बताई। देखिए, नदीम भाई ने यकीनी तौर पर प्रोटेस्ट किया होगा, लेकिन मीडिया के लिए भी तो कराची रीजन को एक प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए था जिसमें वो अदम एतमाद का इजहार करते इस नए सिस्टम पर, नए सेटअप पर। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक बयान का ना आना एक अच्छा शुगुन नहीं है कराची क्रिकेट के लिए, क्योंकि माजी में भी कराची क्रिकेट के साथ मुझे याद है 99 में असद अशरफ मलिक साहब को उबूरी कराची का उबूरी प्रेसिडेंट बना दिया गया और एक एडहॉक सेटअप ले आए। उस जमाने में समझ लें कि मार्शल्ला वाली कैफियत थी और थ्रेट की गई कि बुखारी साहब पर मुकदमात दर्ज कर दिए जाएंगे। और कराची की टीम, जमील भाई थोड़ी मेरी अगर चाहें तो तस्दीक कर लें, ट्रेन पर जा रही थी, उसको शायद रोडी स्टेशन पर या हैदराबाद उतार दिया गया। लेकिन उस जमाने में भी बुखारी साहब जैसे जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की। उन्होंने जो पीसीबी ने गलत काम किया था उसको गलत कहा। तो मेरे ख्याल में मुझे नदीम भाई की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन अभी तक खामोशी मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन भट्टी साहब अब क्या करें, इस शहर की मजबूरी ये है कि यहाँ पे हैदर सनम जैसे लोग नहीं है जो हंगर स्ट्राइक कर दें, जो भूख हड़ताल कर दें। अब तो शायद सब अपने अपने मजे ही ले रहे हैं। जरा जमील भाई से पूछते हैं, जमील भाई थोड़ा फ्रंट पे आए, जरा आगे होके जरा बात करें आप हमसे, ताकि हम पता चले ना कि भाई केसीसी अभी फ्रंट पर आ रही है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह भी माजिद भट्टी साहब ये बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि कराची की क्रिकेट में क्या टैलेंट नहीं है? जिस तरह मैंने पहले कहा कि सादत अली भाईजान जैसे लोग नहीं है, अच्छे भाई जैसे लोग नहीं है, ईसा जाफर साहब जैसे लोग नहीं है, मामू मेहदी साहब जैसे लोग नहीं है, बुखारी साहब जैसे लोग अभी आगे नहीं है। वजह क्या नजर आ रही है? शफीक काजमी जैसे लोग इस वक्त फाल नहीं है। क्या वजह क्या नजर आ रही है? कराची में टैलेंट नहीं है कि टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही? आपने बिल्कुल सही कहा है। उन जैसे लोग तो जो है ना, मतलब ये कि बहुत सदियों में पैदा होते हैं और हम जो है वो बाकियात में से हैं और हमें भी नहीं पता कि अब हम कितने दिन रहेंगे। लेकिन जिनके आपने नाम लिए हैं उन्होंने तो बहुत काम किया और बहुत प्लेयर जो है ना उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। और जो कराची क्रिकेट का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें कराची की क्रिकेट जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर 21 मरतबा हम लोग जो है ना चैंपियन रहे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के। और उसके अलावा जो हमारी क्लब क्रिकेट थी वो बहुत फाल थी, लेकिन चूंकि हमारे पास अब ग्राउंड नहीं है और ग्राउंड ना होने की वजह से हमारी जो क्लब क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। उसकी वजह से जो अभी आप जो ये देख रहे हैं ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं देखें बल्कि T20 की भी दोनों टीमें हमारी हार गई थी, अंडर 17 में भी दोनों टीमें हमारी हार गई थी, अंडर 15 की भी दोनों टीमें हमारी जो है ना वो हार गई थी। अभी जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना
कि नदीम भाई का कोई बयान नहीं आया, तो आज जो है इस सिलसिले में एक मीटिंग जो है ना नदीम भाई ने बुलाई थी, और उस मीटिंग के अंदर 7 जोन के ओहदेदारान जो है ना वो आए थे, और इंशाल्लाह वो प्रेस रिलीज जो, क्योंकि मीटिंग जरा देर तक चली तो प्रेस रिलीज का टाइम निकल गया था, तो प्रेस रिलीज इंशाल्लाह कल जो है ना वो आएगी, और उसके अंदर तमाम जो ओहदेदारान थे उन्होंने जो है नदीम भाई से ये रिक्वेस्ट की कि वो जो है मोहसिन नकवी साहब जो हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनसे टाइम लें और उनसे मुलाकात करके और जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन तक पहुँचाएं कि कराची की जो अगर फर्स्ट क्लास की टीमें ख़त्म हो गई तो ये एक इतनी बड़ी नर्सरी है जिसने बहुत मायानाज खिलाड़ी जो है ना यहाँ से पैदा किए। लेकिन भट्टी साहब ये किसी मुकद्दस किताब में तो नहीं है ना कि कराची अगर वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटिंग नर्सरी है एशिया की, तो कराची की टीम खेलेगी ही खेलेगी। जिस तरह जमील भाई बता रहे हैं, जिस तरह आपको पता है मैं भी डोमेस्टिक का ग्रास रूट का एंकर हूं, तो इस तरह कराची की क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है कोई जरूरी तो नहीं है ना कि कराची खेलेगी। अगर पीसीबी एक मेरिट लेकर आ रहा है, एक चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, हाउस इन ऑर्डर कर रहा है, तो फिर कोई ना कोई टीम तो बाहर होगी, उसमें चाहे कराची ही क्यों ना हो, क्योंकि लाहौर की भी तो टीम बाहर हुई है। देखें अली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर वो टीम कराची के लोगों ने सिलेक्ट की होती तो फिर तो ठीक है, आप बिल्कुल कराची की टीम को रेलीगेट कर देते। लेकिन जो टीम लास्ट ईयर खेली है वो टीम तो कराची के लोगों ने सिलेक्ट नहीं की, वो तो पीसीबी के सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की। बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर थे लास्ट ईयर जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इग्नोर हुए। जब पीसीबी ने टीम जो गलत टीम सिलेक्ट की उसका खमियाजा अब कराची के क्रिकेटर्स क्यों भुगते हैं? तो लिहाजा मेरा ख्याल में इंसाफ का तकाजा ये था कि इस साल जब ये फॉर्मेट शुरू किया गया तो टॉप 8 टीमों में कराची को रखा जाता, कराची को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दी जाती कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। अगले साल से फिर ये जो सिस्टम था इसका इतलाक अगले साल से होता, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब था। देखिए कराची की जो खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और जितना बड़ा कराची का टैलेंट हमने देखा, हम हनीफ मोहम्मद से लेके आज शाहिद आफरीदी का नाम ले लें या सऊद शकील तक आ गए, जी बिल्कुल, सरफराज अहमद का नाम ले लें, कराची ने एक से एक सुपरस्टार पाकिस्तान क्रिकेट को दिया। लेकिन आज इस तरह का मेरे ख्याल में सलूक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि कराची को क्वालिफाइंग राउंड में इसलिए डाल दिया गया कि वो टॉप 6 में लास्ट ईयर कराची ने फिनिश नहीं किया, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती की बात है। कराची क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता था और कराची क्रिकेट की जितनी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि कराची की टीम क्वालिफाई करे तो फिर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेलेगी, वरना वो नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में चली जाएगी। मेरे ख्याल में कराची की क्रिकेट आज ज़ाहिर है उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी माजी में रही है, लेकिन आज भी इतना बुरा हाल नहीं है। अगर एक मेरिट पे सिलेक्शन की जाए तो कराची की क्रिकेट आज भी पाकिस्तान के जो दीगर शहर हैं उनको टफ टाइम देने की पोजीशन में है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो क्या शायद ये मुहावरा गलत ही मुझे तो लगता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, लेकिन क्या आपको लग रहा है पीसीबी सौतेली माँ का सलूक कर रहा है? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाश हो जाएगा, लेकिन शायद वो लोग जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है, मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कराची क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल में इतना सॉफ्ट कॉर्नर मुझे नजर नहीं आया। हालांकि मोहसिन नकवी साहब जब से पीसीबी के चेयरमैन बने, हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम में बड़ा जबरदस्त रेनोवेशन का काम हुआ और बहुत सारे अच्छे फैसले हुए। सरफराज अहमद का ताल्लुक कराची से था, सरफराज अहमद को मेंटोर बना दिया गया। सऊद शकील एक और डिजर्विंग प्लेयर थे, सऊद शकील को पाकिस्तान टीम का नायब कप्तान बनाया गया। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल में वो लोग जो उस कमेटी में शामिल थे, मेरा ख्याल में उनको शायद इतना ये मामला कितना सेंसिटिव है उसका शायद उनको एहसास नहीं था। मेरा ख्याल में अगर कराची के लोग भी एक आध प्लेयर कराची का उस कमेटी में होता तो मेरे ख्याल में हमें फिर इतनी जानिबदारी नजर नहीं आती। लेकिन इस मौके पर कराची के साथ थोड़ा सा
नाइंसाफी जरूर की है नाइंसाफी की है। जमील अहमद साहब से भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या कि वाकई कराची के साथ नाइंसाफी हुई है, या कराची जिस नहज पर है वो डिजर्व करती थी कि अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे तो फिर उनको प्रीमियर टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से, जमील अहमद साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब्दुल माजिद भट्टी साहब इरशाद फरमा रहे थे कि जनाब बड़ी ज्यादती है, बड़ी नाइंसाफी हुई है कराची की क्रिकेट के साथ। लेकिन अभी जमील भाई आप अभी इतनी गिनवा रहे थे इतने सारे इवेंट्स है कि जनाब अंडर 15 से बाहर हो गए, यहाँ से बाहर हो गए, वहाँ से बाहर हो गए, तो बतौर प्रेसिडेंट KCCA कराची रीजनल, बल्कि अब तो रीजनल हो गया, बतौर प्रेसिडेंट KRCA आपकी क्या जिम्मेदारियां? फिर उस वक्त आप क्या खामोश बैठे हुए थे? कोई एहतजाज किया, कोई आपने बात की कि भाई ये वो क्रिकेट नहीं है जो कराची खेल रहा है? नहीं, देखिए, एहतजाज तो मतलब ये कि हमने अपने तौर पे जो भी हम, जैसे अब जब सिलेक्शन होता है और जब उस सिलेक्शन से जब हम अगर मुतमईन नहीं होते तो हम आवाज़ तो उठाते हैं, क्योंकि हमारे जो मतलब जैसे अगर कोई हमारा लड़का है वो जोन 2 का लड़का है और अगर वो रह जाता है तो उस पर हम बात तो ज़रूर करते हैं। लेकिन जो अभी हमने जो देखा है कि जो जितनी भी अब तक कराची के अंदर जो क्रिकेट हो रही है वो उसका वो मेयार नहीं है कि जो मेयार हुआ करता था, क्योंकि ग्राउंड्स का मेयार भी अब जो है ना वो नहीं, एक तो ग्राउंड भी हमारे पास नहीं है, दूसरी बात ये है कि क्लब क्रिकेट जो है ना वो बिल्कुल गैर फाल हो गई है। और एक टूर्नामेंट जो है वो 25 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था मास्टर ऑयल के नाम से, वो टूर्नामेंट आज तक जो है ना वो चल रहा है, तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, इसलिए कि वो ग्राउंड्स ही नहीं है। अब जो ग्राउंड्स हैं अवेलेबल हैं उन पे मैचेस होते हैं, लेकिन जाहिर है उस तरह वो मैचेस हो नहीं पा रहे हैं। तो ये देखें, जब तक क्लब क्रिकेट फाल नहीं होगी और ग्राउंड जो है वापस नहीं लिए जाएंगे, देखें 2001 से लेके 2011 तक जो है ना ग्राउंड्स हमारे पास एग्रीमेंट के तहत थे, बाकायदा इसका जो है जो क्या कहते हैं करारदाद पास हुई है KMC के अंदर। उसके बाद सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब ने जो ना खतूत लिखे, उसके बाद एजाज फारूकी साहब ने खतूत लिखे, नदीम उमर भाई ने खतूत लिखे, इन्होंने खतूत लिखे हैं KMC को कि जनाब ये जो वो हैं ग्राउंड्स हैं इनको जो है मतलब ये कि वापस हमें जो है ना मतलब ये कि दिया जाए या इसको एक्सटेंड किया जाए एग्रीमेंट को। लेकिन वो चूंकि नहीं हो सका तो 2022 के अंदर जो ग्राउंड्स थे वो वापस जो है ना वो चले गए KMC के बाद। इस वक्त जो है सिर्फ एक KCCA स्टेडियम है, उसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है। पाकिस्तान ग्राउंड, ये यंग फाइटर ग्राउंड, देखें ये ग्राउंड किसके पास है जो PCB ने बना दिया? KMC के पास है सारे ग्राउंड, ये सारे ग्राउंड KMC चला रही है। एक ग्राउंड नहीं था, TMC ग्राउंड है, 6-7 ग्राउंड थे ना, अच्छा ये पता है अभी कराची की जो दोनों टीमें कहां पे स्टैंड कर रही है? देखिए, दोनों टीमें जो अभी जो PCB की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो एक जिस फॉर्मेट के तहत 6 टीमें ली गई हैं, वो 6 टीमें जो टोटल जो पॉइंट होते हैं ना, आपको पता है हर मैच के बाद पॉइंट मिलते हैं टीम को, जीतने के अलग पॉइंट होते हैं, ड्रॉ के अलग पॉइंट होते हैं, विनिंग ड्रॉ के अलग पॉइंट होते हैं, और अगर कोई मैच जो है वॉश आउट हो जाए उसके अलग पॉइंट होते हैं। तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के तहत जो है वो 6 टॉप की टीमें तो आ गई, लेकिन कराची ब्लूज का नंबर 12वां है और कराची व्हाइट्स का नंबर 13वां है, हैदराबाद जो है वो 11वें नंबर पे। तो उसके बाद जो है ना 5 जो है ना वो बचते हैं रीजन, उसके अंदर मुल्तान है और ये लाड़काना है, डेरा मुराद जमाली है, कोयटा है और आजाद जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब मैंने ज्वाइन कर लिया। भट्टी साहब ये बताइएगा भी आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि अगर कराची की टीम कराची वाले खुद बनाते तो शायद इस तरह के नताइज सामने नहीं आते, लेकिन सर ये पॉलिसी तो फिर पूरे पाकिस्तान में रही है ना कि PCB के सिलेक्टर गए और वहां पे जाकर उन्होंने टीमें बनाई हैं। देखें, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि ये पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए है, लेकिन कराची की जो टीम सिलेक्ट हुई, अब ये कराची रीजन के जो कर्तव्यता हैं वही लोग कह रहे हैं कि टीमों की सिलेक्शन में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। देखें अली, आज जिस तरह एक नया स्ट्रक्चर सामने आया है, हमने जब एहसान मानी PCB के चेयरमैन थे उस वक्त 6 टीमों का स्ट्रक्चर देखा, फिर नजम सेठी आए, उनके दौर में पुराना स्ट्रक्चर फिर बहाल करने का दावा किया गया, रमीज राजा आए, एक और स्ट्रक्चर हमने देखा। मेरा ख्याल में अब जो होना था वो तो हो चुका। मेरा ख्याल में एक क्रिकेट बोर्ड को ग्रेट डिबेट करवानी चाहिए। आज के दौर में आपको जरूरी नहीं है कि एक हॉल के अंदर या एक शहर में 100-150 लोगों को जमा करें, आप लोगों को वीडियो लिंक पे ले लें, हफ्ता 10 दिन डिबेट करवाएं, उसमें सहाफी भी शामिल हों, उसमें क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स भी शामिल हों, उसमें
बड़े प्लेयर्स भी शामिल हों, जिसमें लाइक जावेद मियादाद, लाइक जहीर अब्बास जो खुद गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं, सरफराज अहमद, असद शफीक पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में, इन सब की राय के बाद एक जो कंसेंसस सामने आए, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, उसके बाद एक जो पॉलिसी बनाई जाए, फिर पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उस जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको लागू ये कहकर किया जाए कि अगले 10 साल तक इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज ना किया जाए। बिल्कुल सही। देखिए ये जो खिलवाड़ हर 2 साल बाद हम देख रहे हैं, इससे दुनिया में भी पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। आप हमारे पड़ोस में बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, इवन नेपाल देख लें, यूएई देख लें, इंडिया तो चले बड़ा टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, जिम्बाब्वे देख लें, वहां भी इतनी तेजी से इतने फ्रीक्वेंट अंदाज में तब्दीलियां नहीं होती हैं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते, लेकिन हम हर 2-3 साल बाद एक नया स्ट्रक्चर ले आते हैं और हर बंदा ये दावा करता है कि ये स्ट्रक्चर जो है इससे पाकिस्तान की तकदीर चेंज हो जाएगी। मैं आपको पिछले साल की तरफ लेकर जाऊं, जब ये मेंटोर्स का सेटअप आया, आप कल आप इससे एक अलग प्रोग्राम कर लें, आप पुराने पीसीबी के क्लिप उठा लें, आप पीसीबी के प्रेस रिलीज उठा लें, उसमें तो कहा गया था कि ये इनकलाबी कदम है बिल्कुल, और ये मेंटोर्स जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत को चेंज कर देंगे। तकरीबन सालाना 2 अरब रुपए का बजट रखा गया था। फिर क्या हुआ कि चंद महीने बाद उसको पूरे प्रोजेक्ट को लपेट दिया गया। मेरे ख्याल में ग्रेट डिबेट करवाने के बाद जो इत्तेफाक राय सामने आए, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, उस स्ट्रक्चर को 10 साल तक फिर छेड़ा ना जाए, ताकि पता तो चले कि 10 साल में उसके कितने समरात हमें मिलते हैं। हाँ, छोटी मोटी तब्दीलियां जो हैं वो की जा सकती है। मेरे ख्याल में पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी तरमीम करके उस नए जो ग्रेट डिबेट के बाद जो स्ट्रक्चर सामने आएगा उसको 10 साल तक कोई चेयरमैन न छेड़े। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि माजिद भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स मीडिया, इसका एक बहुत बड़ा नाम है, केसीसी से वाबस्ता है, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन से वाबस्ता है, जमील अहमद साहब, ये दोनों अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो सहाफ़ती इक़दार को मलूज़ खातिर रखते हुए हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम नियाज़ी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो शो में आएँ और वो बिल्कुल बताएं कि जनाब उनका क्या विजन है, वो किस पॉलिसी के तहत इस नए स्ट्रक्चर को लेकर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम सब कराचीइट्स को अफसोस जरूर है, लेकिन हमें सबको पता है कि कराची की जो सिलेक्शन है, जो कराची की क्रिकेट है, इसमें जस्टिस नहीं हो रहा है। क्योंकि आप सब लोग ये बात बार बार करते रहे कि कराची की क्रिकेट जो है पूरी की पूरी क्रिकेट जो है सिमटकर एक जोन में चली गई है। तो इनजस्टिस तो आपके विद इन द हाउस भी है सर। जी जमील साहब। अच्छा, हाँ देखें, हाँ देखें, एक तो मैं एक भट्टी साहब ने एक बात की है, थोड़ा सा मैं उसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि भट्टी साहब ने कहा कि पीसीबी के लोग जो है उन्होंने आके सिलेक्शन किया है, तो ये बात जो है शायद भट्टी साहब के इल्म में होगी। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 2023 और 24 के अंदर वसीम हैदर जो है ना, वो यहाँ पर आए थे, पीसीबी आई थी, और वो टीम जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की चैंपियन बन गई थी सरफराज की क़यादत में। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2 साल पुरानी। तो उसके 1 साल के बाद जो है ये सूरत हाल हुई कि मुझे नहीं पता। सर मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि जब वसीम हैदर ने टीम बनाई, किसने क्रेडिट दिया वसीम हैदर को? किसी ने नहीं कहा। जब तो सबने कहा कि जी टीम हमने बनाई है। आज जब टीम रेलीगेट हो गई है या जब टीम प्रीमियर टूर्नामेंट नहीं खेल रही, तो फिर पीसीबी को दोष दिया जा रहा है। मैं कोई पीसीबी का इधर वकील नहीं हूं, लेकिन एक चूंकि अब आप दोनों ही अपने अपने ख्यालात के इजहार करें, डेविल एडवोकेट मुझे बनना पड़ेगा। उस वक्त तो पीसीबी को किसी ने भी क्रेडिट नहीं दिया। नहीं, देखें ये बात सबको पता है कि सर उस वक्त कहा गया कि चेयरमैन आरसीए की टीम ने बनाई है, हमने टीम बनाई है, हमारे कप्तान ने जिताया। उस वक्त वसीम हैदर को क्रेडिट दिया गया? किसी ने भी नाम नहीं लिया। ये बात आज हमारी जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में भी ये बात निकली थी, और ये बात बिल्कुल वो, ये मेरे इल्म में है कि वसीम क्रेडिट 100% जो है ना वसीम हैदर को जाना चाहिए इसका, क्योंकि टीम उन्होंने बनाई थी। आज आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त तो नहीं हुई ना ये बात। मैंने अली भाई उस वक्त भी कहा था, और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जब वो टीम जीती थी उसका क्रेडिट जो है वो उन्हीं को जाना चाहिए था। अच्छा, उन्होंने हमारे यहाँ के कोचेस थे, हेड कोचेस, उनके साथ मिलकर टीम बनाई थी, वो टीम चैंपियन बन गई थी। उस टीम के अंदर 7 टेस्ट प्लेयर थे,
और वो माशाल्लाह से जिस तरह वो खेली है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस हुई तो उसमें तो 6 लड़के हमारा जो है ना 6 लड़कों के नाम ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए आए थे। तो वो एक बहुत अच्छा मतलब ये कि मैं इसमें बात करूंगा। भट्टी साहब से एक साथ ले लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं जरा पूछेंगे कि जब टीम हार रही है, जब टीम रेलीगेट हो रही है तो पीसी दिया जा रहा है, जब जीत रही होती है तो अली सलमान ने टीम बनाई है, जमील अहमद साहब ने टीम बनाई है, उस वक्त जो है वो कराची के रीजन के जो फंक्शंस हैं उसमें तो पीसीबी की कोई पार्टिसिपेशन होती नहीं है। मिलते हैं जरा छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे अब जरा थोड़ी और दीगर मुद्दों के हवाले से। सर, सबसे पहले तो अभी जो आईसीसी के नए चीफ आ रहे हैं जनाब गुप्ता साहब, वो एक दफ़ा फिर जो है वो भारत के मीडिया इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, इसमें बहुत ज़्यादा ले दे भी हो रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि एक और राजीव शुक्ला के बाद एक और जो है वो जो मीडिया इंडस्ट्री उनके जो टाइकॉन है उनको लेकर आया जा रहा है? देखें अली, अगर आईसीसी में आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो जितने आईसीसी के बड़ी पोस्टें हैं और इवन छोटी पोस्टों पर भी इंडियंस बड़ी फ्रीक्वेंटली उनका अपॉइंटमेंट्स हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको आईसीसी का जो बोर्ड है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि ये घंटी बांधेगा कौन? भारत के खिलाफ या जय शाह के खिलाफ बोलेगा कौन? ना इंग्लैंड बोलेगा, ना ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, ना साउथ अफ्रीका बोलेगा, ना श्रीलंका बोलेगा, ना बांग्लादेश बोलेगा, ना अफगानिस्तान बोलेगा। अब पाकिस्तान अकेला क्या करेगा? लेकिन मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाजे तो यही थे कि अगर किसी और मुल्क का कोई डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो उसको लेकर आए। मुझे लग रहा है कि अगले 6 साल तक जय शाह जो है वो आईसीसी पर भारतीयों के साथ रूल करेंगे, और जाहिर है जय शाह का जो एजेंडा है वो बीजेपी का एजेंडा है, और बीजेपी का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुझे लग रहा है कि शायद मुश्किल टाइम शुरू हो गया है। अब काफी आईसीसी से पाकिस्तान को मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह जेफ एलडाइस थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर, उन्होंने कई मौके पर पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। मुझे नहीं लग रहा कि अब इतनी आसानी से इंडियंस जो है वो पाकिस्तान के काबू में आएंगे। देखिए सर, अभी आप आईसीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन एसीसी में तो मोहसिन नकवी साहब उसको हेड कर रहे हैं, वो चेयर कर रहे हैं उसको। पोस्टर पे से पाकिस्तानी कैप्टन गायब हैं। इस हवाले से भी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, कोई एहतजाज सामने आया नहीं है, ना पीसीबी की जानिब से सामने आया, ना शायद इस पे कोई एसीसी ने कोई एक्शन लिया है। अली, मैंने खबर दी थी जिसकी अगले दिन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तरदीद की और ये कहा कि खबर में आपको बता दूं, मैंने खबर ये दी थी कि जो इमर्जिंग विमेन्स एशिया कप है जो श्रीलंका में होना था जून की 7 या 8 तारीख को, वो मुलतवी कर दिया गया है। तो अगले दिन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने प्रेस रिलीज निकाल के कहा कि क्योंकि वहां पर वबा फैली हुई है, पेंडेमिक है श्रीलंका में, इसलिए वो इमर्जिंग विमेन्स एशिया कप नहीं हो सकता। और मोहसिन नकवी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से भी उस प्रेस रिलीज को जारी किया था। लेकिन आप बताएं कि बांग्लादेश की टीम उन्हीं तारीखों में श्रीलंका पहुंची और आज भी वो वहां मौजूद है। उन्होंने 2 टेस्ट खेल लिए, 2 वनडे खेल लिए, 1 वनडे और खेलना है, 3 T20 खेलने। तो अगर पेंडेमिक है तो उसके असरात बांग्लादेश की टीम पर क्यों नहीं पड़े? तो मेरा ख्याल में एशिया कप के हवाले से बहुत सारी चमगोइयां चल रही हैं। कल मैं एक इंडियन अखबार में ही पढ़ रहा था कि जो सितंबर में जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जिसकी मेजबानी भारत ने करनी है, आज की तारीख तक, आज 8 जुलाई है, 8 जुलाई तक जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तानी टीम को क्लियरेंस नहीं दी कि पाकिस्तान टीम भारत आए और पाकिस्तान को वीजे जारी किए जाएं। तो 2-3 इंडियन मीडिया ग्रुप्स ने ये खबर चलाई थी कि पाकिस्तान टीम को गो हेड दे दिया है कि वो भारत में आए और टूर्नामेंट खेले। तो मेरे ख्याल में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं स्पोर्ट्स के फ्रंट पर और क्रिकेट के फ्रंट पर। खास तौर पे मुझे तो ये भी इत्तलात मिल रही है कि ऐसा ना हो कि भारत जो है वो फोरफिट कर जाए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच को। देखें, ये माजी में हो चुका है। 2003 में
गालिबन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें थी जो जिम्बाब्वे नहीं गई। सर 96 में भी हुआ है, श्रीलंका नहीं गई थी टीम में। जी 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका नहीं गई थी, इंग्लैंड भी नहीं गई थी। इंग्लैंड भी नहीं गई थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए चैलेंजेस ज्यादा है, लिहाजा मेरा ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर के फ्रंट हैं, जिस तरह ये डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात हैं, इन पर इत्तफाक राय से डिसीजन लें, ताकि जब इंटरनेशनली पाकिस्तान को मुश्किलात हों तो सारे दोस्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खड़े तो हो सकें। लेकिन अगर हम अपने हाउस को ऑर्डर में नहीं करेंगे तो फिर हम आईसीसी से और एशियन क्रिकेट काउंसिल से कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। भट्टी साहब, इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद बात करेंगे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि जिस तरह भट्टी साहब बात कर रहे हैं, इस तरह जमील अहमद साहब बात कर रहे हैं, तो सहाफती इक़दार यही है कि दोनों साइड का मौक़िफ़ सामने रखा जाए। और हमने ब्रेक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट की थी डायरेक्टर डोमेस्टिक का खुर्रम न्याजी साहब से कि वो भी अगर चाहें तो इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से अपने ख्याल का इज़हार कर सकते हैं। और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, उन्होंने ब्रेक में मुझे बताया कि कल के शो में इंशाल्लाह हमारे साथ खुर्रम न्याजी साहब होंगे और हम उनसे जानेंगे कि पीसीबी के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और किस विजन और किस पॉलिसी के तहत वो ये तमाम तर स्ट्रक्चर जो है उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, या कराची की टीम जो है वो बाहर हो रही है तो उसके पीछे क्या जो है वो शाखसाना है। लेकिन जहां पे हम बात पहले भी कर रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में टीमें जो है वो पीसीबी के लोगों ने जाके बनाई हैं, तो सिर्फ कराची को दोष देना कि कराची की टीम इसलिए बाहर हो गई। हमने जिस तरह पहले भी कहा कि वसीम हैदर को हमने पहले तो कभी भी इस तरह प्रेज नहीं किया, आज हमें वसीम हैदर की याद आ रही है। तो ये आप समझते हैं कि आपके अपने अंदर भी जो हाउस है वो इन ऑर्डर नहीं है? जी जमील साहब, देखिए मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही तरीक़ेकार है सिलेक्शन का। हमें इस चीज़ को भी मान लेना चाहिए कि हमारी दो टीमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खेली, और जो जिस तरह की बदतरीन जो है ना कारकर्दगी रही है, तो हमें इसको मानना चाहिए कि हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है। अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी रही होती तो हमारी दोनों टीमें भावलपुर से मैच हार गए। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि आपसे जो मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, भावलपुर तो उन 6 टीमों में है, हाँ, लेकिन कराची नहीं है। जी, हार गए आप। जी हार गए, इसीलिए तो बाकी जो टीमें हैं तो यानी फैसलाबाद है, हैदराबाद है, जितनी भी टीम है वो हमसे ऊपर है। अगर वो 6 में नहीं है लेकिन है हमसे ऊपर, तो हमारी पोजीशन अगर 12वीं और 13वीं पोजीशन है, इसका मतलब है हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेला, हमें मानना चाहिए। देखिए प्लेयर हमारे पास जो है ना वही प्लेयर हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 साल से खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि इन्होंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह इनको परफॉर्म करना चाहिए था। इसमें ज्यादातर लड़के जो है मतलब कुछ चंद एक लड़कों के मतलब डेब्यू हुए हैं, बाकी तमाम लड़के वो थे पुराने लड़के थे, और लेकिन वो उस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से कराची की टीम जो है 12वें और 13वें नंबर पर आई है, जो कि कभी भी तारीख के अंदर नहीं हुआ। इससे पहले 2014 से लेके 2017 तक जब 3 साल के अंदर हम T20 में हमारी दोनों टीमें जो है ना मतलब फाइनल खेली मुल्तान में, अंडर 19 में जो है ना दोनों टीमें, यानी ये एक रिकॉर्ड है कि अंडर 19 में दोनों टीमें कराची की फाइनल के अंदर, अंडर 19 के वनडे में तीनों टीमें दोनों टीमें कराची के फाइनल के अंदर, और अंडर 13 के हम चैंपियन, अंडर 16 के हम चैंपियन। गरज ये अच्छा जो वनडे कप होता है, नेशनल वनडे कप, उसके अंदर हम फाइनल में पेशावर से हारे इस कराची के अंदर। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी हमारी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही, और उन 3 साल के अंदर 918 जो है मैचेस जो है ना वो कराए गए। मैं फिर ये कहता हूं कि क्लब क्रिकेट जो है ना उसके लिए हमें जो है ना जरूरी है कि हमारे पास, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी चीजों का अंडर द कारपेट डाल रहे हैं। भट्टी साहब, आप तो मुझसे ज्यादा जो है वो क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को एक तवील अरसे से कवर कर रहे हैं। तहरीक पाकिस्तान में एक नारा लगता था कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। अब कराची क्रिकेट में ये नारा, मुझे ऐसा लगता है कि नारा लग रहा है कि क्रिकेट खेलनी है तो जोन 6 में आ, क्योंकि उसके अलावा जो बाकी 6 जोन है, जो कराची 7 जोन में, वहां तो क्रिकेट नजर ही नहीं आ रही होती है। देखिए ये तो फिर जो जोन वाले हैं उनको बात करनी चाहिए ना। असल में हो ये रहा है अली कि अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो वो मीडिया वालों को कहते हैं कि भाई यार आप ये मुद्दा उठाएं। तो भाई आपने जब बड़ी बड़ी पोस्टें ली हुई हैं तो आप भी तो इस मसले पे बात करें ना। हर जगह मीडिया को आगे करके मीडिया का कंधा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में जो बात जमील भाई कर रहे हैं, अब ठीक है कराची क्रिकेट नीचे चली गई है, लेकिन मेरे ख्याल में आज शायद हमारे पास सरफराज अहमद, असद शफीक, फवाद आलम उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है जिस साल की आप बात कर रहे हैं। वसीम हैदर ने
टीम सिलेक्ट की थी। सही। तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उसमें सरफराज अहमद तो जी जी कप्तान थे, उसमें हाँ। असद शफीक भी थे, खुर्रम मंजूर भी थे, फवाद भी थे जी, खुर्रम मंजूर भी थे। तो मेरे ख्याल में अब कराची क्रिकेट में इतना अच्छा टैलेंट भी नहीं है जो पाकिस्तान सर मुझे क्विकली बताइएगा, सर मेरे पास 1 मिनट रह गया। आप समझते हैं कि ये जो बार बार कोचेस को तब्दील करना है, इकबाल इमाम एक अरसे से कराची के साथ वाबस्ता थे, फिर गुलाम अली ने जितवाया, T20 जितवाया, उनको बाहर कर दिया, ये कोचेस की जो तब्दीली है, ये मनपसंद कोचेस लाने का जो तरीकेकार है, इसने भी कहीं ना कहीं डैमेज किया है। जी सर भट्टी साहब। देखें, बिल्कुल अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम आज इसलिए नहीं खड़ी हो पा रही कि बार बार कोचेस चेंज हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई किसी भी कोच के पास, चाहे वो इकबाल इमाम हो, चाहे गुलाम अली हो, चाहे मिकी आर्थर को आप लेकर आ जाएं या माइक हैसन को लेकर आ जाएं, ओवरनाइट कोई कराची क्रिकेट को खड़ा नहीं कर सकता। जिस कोच को भी आप कराची की क्रिकेट दें, उसको मेरे ख्याल में कम से कम 3 साल का टाइम। तो सर अगर मैं आखिरी में आपसे सवाल करूं, तबाही का जिम्मेदार है कौन? देखें, तबाही के जिम्मेदार मैं भी हूं, आप भी हैं, और ये सर मैं और आप तो विलन है पीसीबी के लिए। हम तो मुसलसल अपने शोज में, आप अपने कॉलम्स के जरिए आवाज उठा रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हो गए? हम तो मुसलसल कह रहे हैं कराची की क्रिकेट में क्या हो रहा है, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की बन नहीं रही है, लेटरबाजी चल रही है आपस में, समझा समझा के कह के थक गए। देखें, लेकिन सब मसलियतों का शिकार है ना, बोल कोई भी नहीं रहा। आप देखें ना, माजी में हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज लेकर आते थे। आज हर बंदा मसलियत का शिकार है। आज अली सलमान मुझे कह रहा है, मैं अली सलमान को कह रहा हूँ, जमील भाई किसी और को कह रहे हैं। तो मसला ये है कि हम सब मसलियतों का शिकार हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे इसी शहर में पले बड़े, इसी शहर में उनके मुस्तकबिल भी वाबस्ता हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सब ने मिलकर कराची की क्रिकेट को आज जिस दलदल में पहुंचा दिया है, उससे निकालना अब बहुत ज्यादा आसान नहीं है। आसान नहीं है। आप जमील भाई क्या कहेंगे? आप तो जुड़े हुए हैं इस क्रिकेट से, कौन जिम्मेदार है सर इस क्रिकेट का? क्योंकि भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि सब के सब जो है मसलियतों को ही शिकार नजर आ रहे हैं। देखें, असल में मैं आपको बताऊं एक चीज़, ये तो भट्टी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो पहले एक फॉर्मेट होता था ना कि हर जोन से जब इंटर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होती थी तो हर जोन से 10-10 प्लेयर जो है मांगे जाते थे। उन 10 प्लेयर के अंदर से फिर उनके फाइनल ट्रायल होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, वजात अली वास्ती और अली नकी जो है वो आए पीसीबी से। उन्होंने आके ना जब फाइनल ट्रायल लिए तो उन 70 लड़कों में से 40 लड़के जो है ना वो लिए जाते थे, और वो 40 लड़के उसमें तमाम जोन्स की वो होती थी, नुमाइंदगी होती थी। ये जो अभी 2014-15 का जो वो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत पहले ऐसे ही होता था। मेरे पास लेटर मौजूद है इस हवाले से कि जो है वो हर जोन से 10-10 नाम लेने और उनका जो है ना मतलब सिलेक्शन होगी। हमारे यहाँ के भी वो होते थे, समझे ना। मुझे याद है कि राशिद लतीफ भाई भी जो है ना एक मरतबा। आप लोग समझते हैं कि जो ये जोन की सियासत है, ये जिम्मेदार है इसकी? बिल्कुल है, क्योंकि देखें जिम्मेदार है। हाँ देखें, वजह यह है कि अगर मिसाल के तौर पर एक ही जोन के 80% लड़के जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे तो 6 जोन जो वो तो एहसास महरूमी का शिकार होंगे ना, जो कि हो रहे हैं शिकार। अब आपने की असल बात है कि सिर्फ एक जोन की जो डोमिनेंस है वो जो है शायद कराची क्रिकेट को जो है तबाह कर रही है। थैंक यू सो मच। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब थे, मेरे साथ जमील अहमद साहब मौजूद थे। कराची क्रिकेट के करता धरताओं को ये लग रहा होगा कि शायद मैं इनका केस खराब कर रहा हूं, लेकिन चूंकि इसमें 2 लोग जो है वो एक मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, इसलिए जो है वो मैं फिर कहूंगा कि सहाफती जो इक़दार हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं इनसे वो क्वेश्चन करूं जो शायद एक आम आदमी का सवालात हों, जो कराची के बाहर के भी लोग बैठ के देख रहे हैं, वो ज़रूर ये सवाल सोच रहे होंगे जो आज शायद मैंने इन दोनों से किए हैं। लेकिन हम इंतहाई मशकूर हैं इन दोनों हज़रात के साथ साथ खुर्रम न्याज़ी साहब के भी, कि ब्रेक में उन्होंने अपनी जो दस्तयाबी है उसको उन्होंने जाहिर किया। और कल का शो हमारा बड़ा एक्सक्लूसिव शो होगा, क्योंकि उसमें पहली मरतबा ऐसा होगा कि जो पीसीबी का मौक़िफ़ जो है वो सामने आएगा और डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम न्याज़ी साहब क्या सोच रखते हैं, क्या विजन रखते हैं, किन पॉलिसीज को वो टो कर रहे हैं, वो कल अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे। तो कल के एक्सक्लूसिव शो तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।